हेलो गाइस एंड वेलकम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन पॉलिटी का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अगर हम एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे हम वो प्री की बात हो चाहे फिर वो मेंस की बात हो। तो याद रखिएगा आप इसको आप ज़रूर अच्छे से कवर कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। तो अगर आप एक एमपीपीएससी के एस्पिरेंट है या अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है या इवन यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट है, तो किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के अगर आप एस्पिरेंट है या यूपीएससी आईएएस का एस्पिरेंट है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे आप हम जो इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इंटर स्टेट रिलेशंस और इमरजेंसी पावर्स। इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी। यानी सेंट्रल लेवल पे हमारे यहाँ पार्लियामेंट रहेगा और स्टेट लेवल पे हमारे स्टेट लेजिस्लेटर रहेंगे। आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर। तो आर्टिकल 74 और 75 जो है ये सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम से डील करते हैं। वहीं आर्टिकल 163 और 164 डील्स फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द स्टेट। तो जो स्टेट लेजिस्लेटर है, राज्य विधानसभाएं जो हैं या राज्य विधायिका जो है, उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 163 और 164। तो प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो आपको याद रहना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा दोनों आर्टिकल्स को। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है ये एक मॉडल है ब्रिटेन का। जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं या यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका जो मॉडल है उस वहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम के मॉडल को वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो पार्लियामेंट्री मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट किया है वो ब्रिटेन से एग्जैक्टली लिया हुआ है, तो इसलिए हमारे यहाँ का भी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री मॉडल है इसे हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहाँ का है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन का है, यूनाइटेड किंगडम का है। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 74 को डिटेल में देखते हैं। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। देखिए प्राइम मिनिस्टर से संबंधित अगर कोई सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो है आर्टिकल 74, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का सीधा सीधा उल्लेख मिलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर को हेड करेगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या काम करेगी, तो वो प्रेसिडेंट को जितनी भी सलाह मशवरा होगा वो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा, जिसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। Who shall in the exercise of his function act in accordance with such advices। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइसेस पे काम करेंगे। नाउ आर्टिकल 75 सम अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। पहला, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है प्री में कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। वहीं एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं उन सभी का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को खुद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और जो अदर यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप याद रखिएगा, जो भी मिनिस्टर होते हैं, जो भी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब अपने पद पर तब तक ही रहेंगे जब तक कि उन्हें प्रेसिडेंट का प्लेजर प्राप्त है। मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो पद पर रहेंगे, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें किसी भी समय पद से हटा सकते हैं। ठीक है, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो हाउस ऑफ द पीपल से यहाँ पर मतलब है स्पेशली लोकसभा से। तो देखिए द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए एक तरीके से सामुदायिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसका मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा के अंदर हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा। मतलब कि लोकसभा के अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर का लोकसभा में या लोकसभा का काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस होना हमेशा जरूरी है। ठीक है,
इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट शेल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड ऑफ सिक्रेसी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनियन मिनिस्टर को ओथ ऑफ सिक्रेसी किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। या फिर ये भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द ओथ ऑफ सिक्रेसी, तो निम्न में से कौन एक जो है ओथ ऑफ सिक्रेसी लेता है, तो वो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अ मिनिस्टर हु फॉर any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है। एक मिनिस्टर जो कि 6 माह तक अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यानी या वो 6 माह तक ना तो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा से सदस्य है। देखिए, एक मिनिस्टर को मिनिस्टर बनने के लिए या संसद का सदस्य बनने के लिए किसी न किसी सदन से तो सदस्यता हासिल करनी होगी, यानी या तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना होगा फ्रॉम लोकसभा या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना होगा फ्रॉम राज्यसभा। लेकिन अगर 6 माह तक लगातार वो किसी भी सदन से सदस्यता नहीं ले पाता, वो मिनिस्ट्री अपनी होल्ड नहीं कर सकता। यानी एक व्यक्ति जिसके पास ना लोकसभा की सदस्यता है ना ही राज्यसभा की सदस्यता है, वो मिनिस्टर बन सकता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। जी हाँ, अगर कोई सा भी व्यक्ति जिसके पास में न लोकसभा की सदस्यता हो न राज्यसभा की सदस्यता हो, वो मिनिस्टर बन सकता है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, मंत्री परिषद के अंदर आ सकता है, एक मंत्री बन सकता है। लेकिन कब तक के लिए बन सकता है, तो 6 माह के लिए। तो अगर जिस दिन से वो मंत्री बनेगा, जिस दिन से वो शपथ लेगा, मंत्रालय लेगा, उस तारीख से अगले 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन से सदस्यता हासिल करना अनिवार्य हो जाएगी। उसको कंपलसेटरी मैंडेटरी होगा कि किसी एक भी उससे हाउस से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसको मेंबरशिप लेना कंपलसरी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी होगा। तो 6 माह तक वो बिना भी मेंबरशिप के अपनी मिनिस्ट्री का चार्ज संभाल सकता है। ठीक है, अगला जो है द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर शेल बी सच एज द पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन अंटिल पार्लियामेंट सो डिटरमाइन शेल बी एज स्पेसिफिक इन द सेकंड शेड्यूल द अटॉर्नी जनरल फॉर द इंडिया। देखिए, तो कुल मिला के जितने भी भत्ते होंगे, जितनी भी सैलरी होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या मिनिस्टर्स की, तो वो सब जो है डिटरमाइन की जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, सो उससे संबंधित जितने भी उसके अंदर चेंजेस होंगे वो सब पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 163 पे आ जाते हैं। मतलब हम यहाँ पर आ गए हैं, अब स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू एडवाइज गवर्नर देयर शैल बी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। देखिए, आर्टिकल 74 के अंदर प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख किया गया था सेंटर के लिए, वहीं पे आर्टिकल 163 के अंदर चीफ मिनिस्टर का उल्लेख किया गया है स्टेट के लिए। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो आर्टिकल 163 में के अनुसार स्टेट के लिए एक चीफ मिनिस्टर होगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का को लीड करेगा, को हेड करेगा, और गवर्नर को सारी एडवाइस रेंडर करेगा। ठीक है, to advise the governor in the exercise of his function except in so far he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 164 की हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, कुछ अदर प्रोविजंस स्टेट मिनिस्टर्स से रिलेटेड। तो द चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देखिए, वहाँ पे आर्टिकल 75 के तहत ये हो रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंट, लेकिन अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्टिकल 164 की, तो इसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्हें अपॉइंट करा जा रहा है गवर्नर के द्वारा, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी अपॉइंट किया जा रहा है गवर्नर के द्वारा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जो वहाँ पे था कि जो काउंसिल मिनिस्टर, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, वो होल्ड करेंगे ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे ही यहाँ पर स्टेट में मिनिस्टर होल्ड करेंगे ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, प्रोवाइडेड दैट इन द स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा देयर शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जो है, इन 3 राज्यों के अंदर एक स्पेशल मिनिस्टर होगा जो कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए वो किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम। द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो राज्य की जो विधानसभा है उसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेगी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। वही जो मतलब हमारा सेंट्रल में था वहीं यहाँ पे स्टेट में भी हो जाएगा कि जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विरुद्ध में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। Before a minister enters upon his office, the governor shall administer show him the oath of office and secrecy। तो यहाँ पर oath of secrecy जो है वो मिनिस्टर के द्वारा ली जा रही है, स्टेट मिनिस्टर के द्वारा, और कौन दिलवा रहा है? गवर्नर दिलवा रहा है। A minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature of state shall at the expiration of that period cease to be minister। तो जो चीज़ यूनियन मिनिस्टर की थी वो एज इट स्टेट मिनिस्टर पे लागू होगी कि 6 माह तक वो अपनी मिनिस्ट्री होल्ड कर सकता है यदि वो विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में से किसी का भी मेंबर नहीं है तो वो 6 माह तक अपनी मिनिस्ट्री होल्ड कर सकता है, लेकिन 6 माह की अवधि पूरे होते बराबर उसकी मिनिस्ट्री चली जाएगी, वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। The salaries and the allowance of the minister shall such be as the legislature of the state may from time to time by the law determine। तो वो बात है कि जो भी सैलरीज होंगी उन सब से रिलेटेड जितने भी उसके प्रावधान होंगे वो सब स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा। आगे हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। तो जब हम फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है वो होता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक रियल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो बाउंडेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर की एडवाइस को मानने के लिए, इसलिए प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल्स, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वही पार्टी सरकार बनाती है जिसकी सदन में बहुमत होता है, जिसे कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त होती है वही पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड लोकसभा, अभी आपको बताया गया जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर रहते हैं उनके वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, मतलब लोकसभा के अपने काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अगर लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। अगला जो है वो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर रहती है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमेशा एक लीडर की तरह कार्य करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। डबल मेंबरशिप की यहाँ बात कर रहे हैं हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की। देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है वही व्यक्ति लेजिस्लेटिव का भी मेंबर है, यानी जो भी व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण वो विधायिका का भी पार्ट है, वो लेजिस्लेटर का भी पार्ट है, और क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसलिए वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हो गया। तो दैट्स वाई वो डबल मेंबरशिप को एंजॉय करता है। वो बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटर में रहकर नियम बनाता भी है और बीइंग अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर वो उन नियमों को का कार्यान्वयन भी करवाता है, उन्हें एग्जीक्यूट भी करवाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का डबल मेंबरशिप। अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो लोअर हाउस का डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा लोअर हाउस यानी लोकसभा का जो डिसोल्यूशन होता है वो हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और वो कब किया जाता है? जब प्रधानमंत्री उन्हें एडवाइस देते हैं। तो प्रधानमंत्री की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा का डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली फर्क क्या है? तो पहला पॉइंट जो है वो है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का, यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव। यानी ड्यूअल एग्जीक्यूटिव की हम वो बात करेंगे तो यहाँ पर 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर और दूसरे होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, एक ही एग्जीक्यूटिव होते हैं जो होते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद मेजोरिटी पार्टी रूल्स होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जिस भी पार्टी का बहुमत होता है वो सरकार बनाती है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही अलग से होता है, ठीक है, सेपरेट इलेक्शन होता है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। लोकसभा में कॉन्फिडेंस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति।
और प्रेसिडेंट के अंदर ऐसा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात नहीं होती। पॉलिटिकल होमोजेनिटी की बात करते हैं, यानी जो भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, उनका पॉलिटिकली आइडियोलॉजी एक जैसे होना ज़रूरी है, उनका जो राजनीतिक विचारधारा है उनके समान होना ज़रूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल होमोजेनिटी एक जैसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। डबल मेंबरशिप की हम लोग यहाँ बात करेंगे तो जो भी आपको मैंने पहले बताया था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो डबल मेंबरशिप एंजॉय करते हैं। वो लेजिस्लेटिव के भी पार्ट होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर डबल मेंबरशिप होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल मेंबरशिप होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडरशिप करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है प्रेसिडेंट का पूरा डोमिनेशन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोअर हाउस है उसका डिसोल्यूशन किसी भी वक्त किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर प्राइम मिनिस्टर उन्हें एडवाइस देते हैं तो। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोअर हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होता। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एक तरीके से फ्यूजन ऑफ पावर की बात करती है, चीज़ों को सेंट्रलाइज कर देती है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर देती है। क्योंकि यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं उन्हीं के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी हो, लेजिस्लेटिव पावर भी है, इसलिए यहाँ शक्तियों का एकीकरण हो जाता है, फ्यूजन ऑफ पावर हो जाता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर होता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक तरीके से सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, बल्कि नियम जो बनाने की शक्ति है वो पूरी अलग होती है, वो पूरी सेनेट के पास होती है और वो उसका एक अलग प्रावधान होता है, अलग लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये कुछ चेंजेस होते हैं या कहूँ डिफरेंसेस होते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मेंस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खास तौर पर एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये मेंस के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको इसी सीरीज़ में और आगे के ऐसे ही वीडियोस देखने हैं जिसके अंदर मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एमपीजी के साइंस एंड टेक से जुड़े अलग अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्री और मेंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनके इसी प्रकार से डिटेल वीडियो बनाऊं जो आपको हेल्पफुल रहें, तो प्लीज़ आप बताइएगा। और आई होप आपको ये सारा कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट को देखने के लिए। हमारे प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।